जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाया। अब आपके सामने केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शंस के वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मोटिवेशन। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक हौसला सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी प्रकार हम भी जो पढ़ेंगे उसमें तिनके तिनके के रूप में एक एक चीज को उठाएंगे और उसे समझेंगे। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के रूप में नॉर्मल रूप में हम किन केमिकल्स को जानते हैं? HCl है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, कार्बनिक एसिड है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम, जैसे बैटरी होती है उसके अंदर सल्फ्रिक एसिड होता है, तो हम जब केमिकल्स शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम केमिकल्स से उसको रिलेट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन का मतलब वह रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होगा ए, एक रिएक्टेंट होगा बी और आपका लास्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी के अंदर कार्बन होता है। कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 गैस का निर्माण होता है। तो इसमें आपने क्या देखा कि कार्बन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसका क्रिएशन किया? CO2। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? दो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट ए कार्बन, रिएक्टेंट बी ऑक्सीजन। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और किसका निर्माण किया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शंस का एक प्रॉपर्टी ये है कि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे CO2 को वापस आप लकड़ी के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे CO2 तो रिलीज होगी और बाद लास्ट में क्या बचेगा? ऐश, राख। जिस रिएक्शन को वापस रिवर्स करना पॉसिबल नहीं हो वह केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है फिजिकल रिएक्शन। सबसे सिंपल एग्जांपल है, फिजिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। फिजिकल का मतलब हिंदी में अपन कहें तो भौतिक। भौतिक का मतलब कि उसका जो जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसके तापमान में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। जब पानी को हीट किया जाता है, हीट करने से क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा और लिक्विड से किस में चेंज होगा? गैस में। लेकिन पानी बर्फ के फॉर्म में था, बर्फ से लिक्विड बना और लिक्विड से गैस बना। इस ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें हमने ये देखा कि बर्फ के फॉर्म में भी वो H2O ही था, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पानी के फॉर्म में भी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H2O ही रहेगा और गैस के फॉर्म में भी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स जो है वो H2O के रहेंगे। लेकिन चेंज किस में आया? सिर्फ उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट में फर्स्ट नंबर 1 पर वो किसके फॉर्म में था? आइस के फॉर्म में, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में गैस के फॉर्म में। तो फिजिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंपाउंड will change and they are in the form of reversible pattern। रिवर्सिबल पैटर्न का मतलब
कि अगर आपने पानी से भाप तक का सफर तय किया है तो भाप से वापस आप बर्फ से भाप तक का सफर तय किया है तो भाप से वापस किसका सफर तय कर सकते हो आप? बर्फ तक का। भाप को ठंडा किया, कंडेंस किया तो क्या बना? लिक्विड। लिक्विड को और आपने ठंडा किया, क्या बना? सॉलिड, आइस फॉर्म में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? नॉन रिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शंस नॉन रिवर्सिबल होते हैं। एक बार एक दिशा में रिएक्शन चल गई, कार्बन लकड़ी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल गई और राख और CO2 बन गई, उस राख और CO2 से वापस आप रिवर्स करके लकड़ी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो बर्फ है, बर्फ को पिघलाकर आपने पानी बनाया, पानी से भाप बनाया, तो भाप को ठंडा किया, वापस पानी बना सकते हो, पानी को फर्दर आप भाप बर्फ बना सकते हो। तो कंडीशन 1 जो हमने समझी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर वह रिवर्सिबल नहीं है, एक बार प्रोसेस आगे बढ़ गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल रिएक्शन के अंदर वह रिवर्सिबल है। केमिकल रिएक्शंस का हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, C+O2, क्या बना? CO2। इसको हम क्या कहेंगे? सहसंयोजन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन में क्या होता है? दो मिलकर एक का निर्माण होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम MgO2, जिससे क्या बनना? MgO। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये उसी की तरह रिएक्शन है, इनको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन रिएक्शन का मतलब जिन रिएक्शन में आग लगी हो। आग का मतलब लकड़ी को आपने जलाया तो उससे फर्दर हमें क्या मिला? CO2 मिला और ऐश मिली। Mg को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो MgO बनी। अब फर्दर थर्ड रिएक्शन है, आप एक फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर आपने क्या डाला? H2SO4। H2SO4 का मतलब सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड के अंदर आपने जिंक डाला, जिंक के दाने डाले, जैसे कि आपने फ्लास्क लिया, उसमें ऑलरेडी क्या मौजूद था? सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड का मतलब सल्फर का एसिड। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि सल्फर आपको एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में नजर आ रहा है। तो सल्फर के अंदर आपने जब जिंक के दाने डाले तो इन दोनों के बीच में क्या हुई? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब किसी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब उस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस रिलीज हुई, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन से आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे होंगे? सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे होंगे। लेकिन हमें जब हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में मिलती है एनवायरमेंट में? H2, H2 गैस के फॉर्म में। जैसे कि हम सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो सिंगल एलिमेंटल ऑक्सीजन होगी, लेकिन जब ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो एनवायरमेंट में O2 के फॉर्म में अपन को ऑक्सीजन मिलती है। तो जब जिंक का रिएक्शन सल्फ्रिक एसिड से हुआ तो ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हुई। अब आप पता कैसे करोगे कि वो H2 गैस ही है? इसके लिए हम जलती हुई जो मोमबत्ती है, माचिस की तीली है, इसकी ये जो नली है उसके ऊपर लगाएंगे तो वो बहुत ही तेजी से जलने लगेगी, क्यों? बिकॉज H2 इज हाईली इंफ्लेमेबल गैस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जितने भी हमारे वाहन हैं वो कंबशन इंजन पर काम करते हैं, मतलब कि उसका जो मेन पावर देने का, इंजन को जो पावर दिया जाता है, किससे दिया जाता है? कि जो इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं, जो मेन पावर देने का इंजन का स्रोत होते हैं, वो किससे चलते हैं? पेट्रोल या डीजल से। तो पेट्रोल और डीजल जब पिस्टन के अंदर कंबस्ट होता है, कंबस्ट का मतलब जलता है और एनर्जी देता है, जिससे आपकी फर्दर गाड़ी चलती है।
तो जो टाटा मोटर्स है वो आपका किस पर वर्क कर रहा है, हाइड्रोजन की, कि पेट्रोल और डीजल जिस प्रकार जल कर हमें एनर्जी दे रहे हैं, जैसे गाड़ी चल रही है, उसकी जो किसके रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन इज ए हाईली इंफ्लेमेबल गैस, मतलब ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। इसीलिए इसका इस्तेमाल किसमें होता है, रॉकेट में एज ईंधन के रूप में। तो जब रॉकेट बूस्ट होती है तो उसके जो पीछे से धुआं निकलता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन से। आपको उसकी रिएक्शन बता देता हूं। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाओगे तो क्या बनेगा, H2। तो जब रॉकेट बूस्ट होती है उसके पीछे जो उसको ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट तो उड़ के ऊपर चला गया, लेकिन पीछे से जो उसे फोर्स लग रहा है, पीछे से जो उसका गैस निकल रही है वो कौन सी होती है, पानी की भाप होती है, H2। तो H2O नीचे फोर्स लगाती है, रॉकेट आपको ऊपर ले जाता है। तो जिंक को जब सल्फ्रिक एसिड में मिलाओगे तो H2 गैस निकलती है। देखो अब इस रिएक्शन के अंदर हम एक और चीज समझेंगे। जिंक क्या होता है, एक रिएक्टिव मेटल, किसके बनिस्पत, हाइड्रोजन की। जैसे कि हम समाज में देखते हैं, ताकतवर आदमी होता है वो कम ताकतवर के पास मौजूद चीज को क्या कहता है, छीन लेता है। तो जिंक ने अपनी ताकत दिखाई, H2SO4 के पास में जमीन का टुकड़ा था SO4, तो SO4 ने लात मारी किसको, H2 को, कि नहीं भाई SO4 का जमीन का जो टुकड़ा है अब मेरा है, अब मैं इसका मालिक मैं हूं। पहले उस पे नंबर नाम प्लेट लिखी हुई थी H2SO4 की जमीन है, लेकिन अब वे जमीन किसकी हो गई, ZnSO4 की, और लात मार कर निकाल दिया गया H2 गैस को, और H2 गैस होती है, गैस के फॉर्म में वो निकल गई। हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो, नॉन रिएक्टिव मतलब उससे नॉन रिएक्टिव नहीं, जिससे कम रिएक्टिव होता है उसको हटा देता है और उसके स्थान पर बैठ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो उनसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड फॉर्म के अंदर जो कंपाउंड होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि Zn आया, H2 को उसकी जमीन खाली कराई और उसकी जगह पर Zn ने अपना जगह ले ली और H2 गैस बाहर आ गई। अब हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जंग लगना, आयरन को जब पानी छिड़का जाता है, आयरन मतलब Fe फेरम, जब उस पर पानी छिड़का जाता है तो Fe3O4, जिसको हम डे टू डे लाइफ में जंग के रूप में नाम लेते हैं, उसको साइंस में क्या कहेंगे हम, Fe3O4। और क्या गैस निकली, H2 गैस निकली। आपको कि सर H2 गैस निकलते हुए नजर नहीं आती है, H2 एक गैस है, अगर जंग लग भी गया तो गैस तो उड़ जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास में, रस्ट जंग के फॉर्म में। तो फेरम लोहे को जब पानी छिड़का जाता है या फिर ऐसे एनवायरमेंट में उसे रखा जाता है जहां पर भाप मतलब कि वाटर वेपर ज्यादा हो, तो Fe3O4 बनता है जिसको हम जंग कहते हैं, और लास्ट में क्या गैस रिलीज होती है, H2। आज हमने जो ओवरऑल सीखा उसका रिकैप लें तो आज क्या सीखा, एक होती है फिजिकल रिएक्शन, एक होती है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल, जैसे कि बर्फ का किसमें बदलना, भाप में बदलना, भाप से वापस किसमें बदलेगा, वो ठंडा करने पर पानी पर फर्दर बर्फ में। और इस तरफ हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन, वह रिएक्शन जो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है, कैसे रिवर्सिबल नहीं है, तो जैसे कि एक लकड़ी जल गई और जल के क्या बनाया उसने, भाप बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और राख बनाई। कार्बन डाइऑक्साइड राख को इकट्ठा कर वापस आप लकड़ी ऑक्सीजन नहीं बना सकते। आम का पकना, आम कच्चा था, केमिकल रिएक्ट होकर मतलब उसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ रिएक्शन का, उससे क्या हुआ, वो पक गया। पके हुए आम को वापस आप कच्चा नहीं बना सकते। तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन जैसे कि लोहे को जंग लग गया, जंग को आप इकट्ठा करके आप प्योर लोहे के फॉर्म में नहीं बदल सकते।
तो जो रिएक्शंस रिवर्सिबल है वो फिजिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, जिनको आप वापस रिवर्स डायरेक्शन में ले जा सकते, वो केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या करती है, वह जिन रिएक्टेंट्स होते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं करती। जैसे कि H2O को आपने क्या किया, गर्म किया, उससे भाप बनी और वापस बर्फ बनी, लेकिन उसका इनिशियली फॉर्मूला H2O ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन बदलाव आया, जैसे कार्बन को O2 की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना, CO2। CO2 अपने आप में अलग कंपाउंड है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। फिर हमने फर्दर सीखा कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, क्योंकि कम ताकतवर इंसान की चीज छीन लेता है। तो इस ताकतवर जिंक ने कम ताकतवर हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हमने केमिकल और फिजिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसके फर्दर डिटेल्स आगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।